आपने अपनी लास्ट क्लास में देखा था कि किस तरह से अगर हमें एक आईआर स्पेक्ट्रम चाहिए तो किस तरह का स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हम काम में ले सकते हैं। तो हमारे पास में दो तरह के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर थे, जिसमें एक डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर था और जो दूसरा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर था जिसको हम एफटीआईआर या फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बोलते हो। और जो इन दिनों जो और ज्यादा एडवांस एफटीआईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसे हम एटीआर, जो एटीन्यूएटेड, जो एक रिफ्लेक्टेंस, टोटल रिफ्लेक्टेंस एक उसमें लगा होता है, जिसकी वजह से हम उसको एटीआर एफटीआईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बोलते हैं। तो ये दो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की वर्किंग को हमने समझने की कोशिश की थी कि किस तरह से ये वर्क करता है। आज जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि अगर आपने अब जो एक कंपाउंड है उस कंपाउंड से इन दोनों में से किसी भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से और एक स्पेक्ट्रोग्राम, या जैसे आप बोलोगे कि एक स्पेक्ट्रम, वो अगर आपको मिल गया अब उस स्पेक्ट्रम में या उस स्पेक्ट्रम में आप क्या चीज देखोगे, किस तरह से उसको एग्जामिन करोगे कि आप ये पता लगा पाओ कि वो जो कंपाउंड है जिसको मैं स्टडी करना चाह रहा हूं कि साहब ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा है या ये कंपाउंड है क्या। तो वो चीजें हम आज देखने वाले हैं अपने इस आज के डिस्कशन में। तो देखो, जब भी आपको कोई एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से और स्पेक्ट्रम मिलेगा तो सबसे पहले आप जो चीज देखते हो वो ये देखते हो कि वो जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसने जो आपको स्पेक्ट्रम दिया है उनमें अलग अलग जो एब्जॉर्प्शन पीक्स हैं वो अलग अलग एब्जॉर्प्शन पीक्स कहां पर हैं। ठीक है, मैं अगर आपको एक टिपिकल स्पेक्ट्रोग्राम बताऊं तो कुछ इस तरीके का स्पेक्ट्रोग्राम या स्पेक्ट्रम आपको देखने को मिलता है एक ग्राफ पेपर पर। ठीक है, अब इस स्पेक्ट्रम से आप क्या चीजें पता लगाओगे, कैसे पता लगाओगे? तो आप सबसे पहला काम क्या करते हो कि ये देखते हो कि इनकी पोजीशन क्या है, कि भाई ये किस पोजीशन पर अपना पीक दे रहा है ना। तो ये पोजीशन आपको यहाँ पे पता चल जो है लगानी होती है। दूसरी चीज, आप ये पता लगाते हो कि इनका साइज क्या है, ये जो पीक्स आपको मिली हैं इनका साइज क्या है। अब आप यहाँ देखो, ये पीक तो काफी बड़ी साइज की है, नीचे तक आ रही है। ये जो है ये थोड़ी कम साइज की है, ये थोड़ा बीच तक आ रही है। और ये जो पीक्स है ये बहुत ही कम आपको देखने को मिल रही है, और कुछ और पीक्स होंगी जो और भी कम है ना। तो इनकी साइज और इनका पोजीशन, इन दो चीजों का आप यहाँ पे पता लगाते हो। और ये जो स्पेक्ट्रोग्राम आपको मिलता है या ये जो स्पेक्ट्रम आपको मिलता है, ये एब्जॉर्प्शन जो इंटेंसिटी होती है, जिसको आप ट्रांसमिटेंस, परसेंट ट्रांसमिटेंस भी बोल सकते हो, कि परसेंट ट्रांसमिटेंस और जो वेव नंबर है या कभी कभी वेवलेंथ, इनके बीच में ये ग्राफ या ये जो स्पेक्ट्रम है इसमें एक ग्राफ प्लॉट किया हुआ होता है। ये ऊपर आप जो वैल्यू देख रहे हो वो माइक्रोन्स में है, मतलब जो वेवलेंथ की जो वैल्यू है, लेमड़ा की जो है वैल्यू वो, और यहाँ ये जो नीचे वैल्यू देख रहे हो वो वेव नंबर के फॉर्म में है। तो आप चाहो तो वेव नंबर के फॉर्म में देखो, आप चाहो तो इसको जो वेवलेंथ है उसके फॉर्म में देखो। ठीक है, ये सब जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो स्पेक्ट्रम आपके पास में है, हमने चलो ये भी देख लिया कि साहब इसकी पोजीशन क्या है, इसकी साइजेस क्या है, ये देख लिया, लेकिन जो इंफॉर्मेशन आप इससे निकालना चाहते हो इस इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा से, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या पता, ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि साहब ये इसके लिए है, ये इसके लिए। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले ये जो जिस भी फ्रीक्वेंसी पे वो बैंड्स आ रहे हैं या वो जो पीक्स आ रही हैं, जो एब्जॉर्प्शन पीक्स आपने अभी उस प्लॉट में देखी, उस स्पेक्ट्रम में देखी, वो किस फ्रीक्वेंसी पर आती है, उसकी इंटेंसिटी क्या होती है। इंटेंसिटी मतलब वो जो साइज है, वो स्ट्रॉन्ग पीक है, वो जो मीडियम पीक है, या वो जो वीक पीक है। तो उसके लिए आप एस, स्ट्रॉन्ग के लिए, मीडियम के लिए एम, और वीक पीक अगर आती है तो उसके लिए आप डब्ल्यू यहाँ पर लिखते हो। और एम डब्ल्यू का मतलब है वो मीडियम वीक टाइप की एक पीक आपको मिलेगी जो बीच की होगी, वीक और मीडियम के बीच की। तो
इस तरह से आपको सबसे पहले इनके साथ में क्या करना पड़ेगा, फ़ैमिलियर होना पड़ेगा या इसके साथ में आपको दोस्ती करनी पड़ेगी कि भैया ये फ्रीक्वेंसीज़ कहाँ-कहाँ पर आती हैं। अगर आपको इन फ्रीक्वेंसीज़ का नहीं पता होगा, तो आप उस ग्राफ से या उस प्लॉट से आप वो जो इंफॉर्मेशन चाहते हो वो इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते या आपके लिए उस इंफॉर्मेशन को निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारी क्लास है और जब आप पहले दिन आते हो, मान लीजिए कि 50 बच्चे हमारे उस क्लास में आए, मेरे लिए भी और आपके लिए भी ये मुश्किल होगा कि किसका नाम क्या है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि उन बच्चों का नाम क्या है। तो सबसे पहली क्लास में हम क्या करते हैं, उन बच्चों का नाम पूछते हैं कि भाई तुम क्या क्या नाम है तुम्हारा, किस नाम से तुमको पहचाने। तो यहाँ पर ये कुछ उनके नाम हैं, ठीक है ना, ये कुछ उनके नाम हैं। ये हमने उनके नाम दे दिए कि साहब वो एल्केन हो सकता है, एल्कीन हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है, एल्काइन हो सकता है, कुछ एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन, कार्बोक्स, ये सब उसके नाम है ना, उस बच्चे के। फिर हम जब नाम जान जाते हैं तो हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ से आता है, उसका एड्रेस क्या है, वो उसका गांव कौन सा है, उसका शहर कौन सा है, वो किस मोहल्ले में रहता है। तो वो जगह है, वो ये फ्रीक्वेंसी कि किस गली मोहल्ले का वो है, किस गांव का वो है, ठीक है ना। तो वो किस जगह पर आ रहा है, किस जगह से आ रहा है, ये उसका एड्रेस है, फ्रीक्वेंसी। तो हमें ये जानना पड़ता है कि उस बच्चे का नाम क्या है और उसका एड्रेस क्या है। अगर ये इंफॉर्मेशन आपके पास में नहीं है, एक क्लास में अगर आपका जो भी XYZ नाम का कोई फ्रेंड है और आपको नहीं पता कि वो कहाँ रहता है, कहाँ से आता है, तो जाहिर सी बात है कि उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप नहीं पता कर सकते। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हमें किसी से कोई काम होता है और हमें उसका यही नहीं पता कि उसका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है या वो कहाँ रहता है वो, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है कि पहले तो आपको इनके नाम पता होने चाहिए कि किस टाइप का वाइब्रेशन आप वहां पे खोज रहे हो, और उसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि उस वाइब्रेशन का पता क्या है या वो किस फ्रीक्वेंसी पर आपको मिलेगा। और ये इंटेंसिटी ये बताता है कि उसकी लंबाई कितनी है। वो जो आपका फ्रेंड है वो बड़ा है लंबाई में, या उसका मीडियम साइज का वो फ्रेंड है, या उसकी जो हाइट है वो काफी छोटी है ना, उसको हम वीक से यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसको पता करने का कोई वैसा तरीका नहीं है कि आपको कोई फार्मूला दिया जाए और उस फार्मूले से आप इस चीज को याद कर लो कि साहब इस फार्मूले को आपने इसमें लगाया और आपको पता चल गया कि साहब इसका जो एड्रेस है वो ये है। ये आपको पूछना पड़ता है, उस बच्चे से पूछना पड़ता है, या ये जो वाइब्रेशन का जो टाइप है उससे देखना पड़ता है, उससे समझना पड़ता है। बार 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 उसको आप देखोगे, सुनोगे या पढ़ोगे तो आपको उसका पता चल जाएगा। जैसे आप किसी भी 10 लोगों के साथ में लगातार रहते हो, थोड़े थोड़े दिन पर उनको देखते हो, तो आपको उनकी बहुत सारी बातें जो है पता चलने लगती हैं। फिर आपको उससे पूछना नहीं पड़ता, वो बहुत सारी बातें अपने आप पता चलने लगती हैं। और अगर आप अभी मिलोगे और उसके बाद में पता चला 6 महीने बाद या 1 साल, 2 साल, 10 साल बाद आप उससे मिलते हो, फिर आप देखते हो, बोले हाँ देखा तो है, लेकिन कौन हो पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा कि क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ रहते हो, वो तो बात की बात है। तो इनके साथ में भी आपको क्या करना पड़ेगा, फेमिलियर होना पड़ेगा, इनको बार बार पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं है। कभी भी आप कुछ ऐसा अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हो तो वहां पर इस चार्ट को रख लो और कभी कभी देख लिया करो कि बच्चा देखो भाई ये CH स्ट्रेचिंग का जो वाइब्रेशन है वो कहां पर आता है, कार्बन कार्बन स्ट्रेचिंग का जो वाइब्रेशन है वो कहां पर आता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला जो वाइब्रेशन है वो कहां पर आता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो चीज है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था इस डिस्कशन से, वो आपको थोड़ी सी समझ में आई होगी। अब मैं अपनी तरफ से आपको कुछ बातें यहां पर बताने वाला हूं कि अगर आपके पास में एक IR स्पेक्ट्रम है तो उस IR स्पेक्ट्रम में आपको मोटी मोटी क्या चीजें देखनी पड़ती हैं और किस तरीके से देखनी पड़ती हैं, उस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा क्या करना पड़ता है, आपको कुछ मेजर जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, फंक्शनल ग्रुप्स आपको पता ही है सब, वो जो मेजर फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनका जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो किस जगह पर आपको देखने को मिलेगी,
वो आपको देखना पड़ता है। तो कुछ मैं वाइब्रेशंस यहाँ लिख रहा हूं कि आपको कौन से वाइब्रेशन सबसे पहले उसमें देखने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले आप मानो कि सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है कि OH ग्रुप का वाइब्रेशन क्या है। मतलब अगर वो 3400 सेंटीमीटर इनवर्स फ्रीक्वेंसी पर अगर वो अपना वाइब्रेशन दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो OH ग्रुप है वो प्रेजेंट हो सकता है। इसी तरह से जो NH है ये भी 3400 सेंटीमीटर इनवर्स या फ्रीक्वेंसी पर ही अपना वाइब्रेशन देता है। अब आप बोलोगे कि साहब दोनों एक ही उस पर दे रहे हैं तो पहचानेंगे कैसे? तो देखो इसके दूसरे फैक्टर्स भी हैं, जब हम इसको आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा दूसरे फैक्टर्स और कौन से ध्यान रखने पड़ते हैं। इस तरह से जो CH जो हमारे पास में स्ट्रेचिंग है वो करीब करीब आपको 300 सेंटीमीटर इनवर्स पर देखने को मिलती है। इस तरह से अगर आप कार्बन और नाइट्रोजन का जो ट्रिपल बॉन्ड है, इस तरह का नाइट्राइल ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा तो आपको 2250 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक स्ट्रेचिंग मिलेगी। इस तरह से अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बीच का अगर आपको वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग देखनी हो तो वो 2150 सेंटीमीटर इनवर्स पर आपको मिलेगी। और जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं जहां पे CO ग्रुप होता है वो आपको 1715 सेंटीमीटर इनवर्स पर वो पीक दिखाई देगा। ठीक है ना। और जो अब और जैसे एक आप देखते हो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला, वो आपको देखने को मिलेगा 1650 सेंटीमीटर इनवर्स पर। और या फिर जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, जैसे हमने यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन देखा, लेकिन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का भी वाइब्रेशन जो होता है वो भी आप देखोगे वो होता है करीब करीब 1100 सेंटीमीटर इनवर्स पर। तो ये मैंने आपको कुछ बड़े जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जो मेजर बेस वैल्यूज हैं फंक्शनल ग्रुप्स की, कि वो बैंड कहां पर आपको मिलेगा एब्जॉर्प्शन, वो आपको मैंने बता दी। और इसमें एक जो सबसे अहम जो रह गया वो ये है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का। ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो स्ट्रेचिंग है या वाइब्रेशन है, ये ज्यादा देखो इंपॉर्टेंट है भी नहीं। ठीक है, क्योंकि ये सब में मिलने वाला है। चाहे कोई भी कार्बनिक कंपाउंड उठा करके देख लो, हर कार्बनिक कंपाउंड में एक कार्बन की चेन होगी और वहां पर कार्बन कार्बन के बीच में ये सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो इंटरप्रिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि हम ये देखना चाहें कि साहब वो कहां पीक आ रही है तो हम उससे कुछ अंदाजा लगा पाए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको देखते भी नहीं है कि इसका जो स्ट्रेचिंग है वो कहां पर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सब में मिलने वाला है, हर तरह के कंपाउंड में मिलने वाला है, इसलिए ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट। क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो यही सारे के सारे एब्जॉर्प्शन है जो सबसे ज्यादा मेजर हैं। और आप कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उठा करके देख लो, किसी भी तरह का, और मैं अभी आपको बताऊंगा भी, इन वाइब्रेशंस के अलावा आपको कोई और वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलेगा। मेजर जो वाइब्रेशंस हैं वो इन्हीं की वजह से देखने को मिलते हैं। और देखो अभी ये जो ग्राफ मैंने आपको बताया यहाँ पे, आप इन छोटे छोटे ग्राफ उसकी चिंता मत करो, ये जो छोटे छोटे बैंड्स आपको मिल रहे हैं इनकी चिंता मत करो, आप इन बड़े बैंड्स पर दिखाई वो करो। सबसे पहले उस स्टूडेंट का नाम जानने की कोशिश करो और उसका पता जानने की कोशिश करो, जो और उसके जो मित्र हैं, ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, उनके बारे में या उसकी और जो बारीकी है उसको हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहला ध्यान आपका कहाँ होना चाहिए? इन पर होना चाहिए। और बहुत ये करीब करीब 90% जो कंपाउंड्स हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो सब इसी तरह के कहीं ना कुछ इसमें प्रेजेंट होगा और वो आपको एक बैंड प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है। सो जब हम पहले इस तरह के जो एब्जॉर्प्शन बैंड्स हैं, इनमें से किसी कोई भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, एक है ना, दो भी इस तरह के प्रेजेंट हो सकते हैं, तीन भी उसमें इस तरह के ग्रुप्स प्रेजेंट हो सकते हैं। जब आपने इस चीज का पता लगा लिया, ठीक है ना, फिर आपका अगला काम क्या होता है? तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में ये बताने की कोशिश करूंगा इसमें कि आपका पहला काम क्या है और किस तरीके से आप उसको कर सकते हो, है ना। ये मैंने इसमें वो दिया हुआ है और इसको आप नोट कर लेना, आपकी बुक्स में भी आपको ये मिल जाएगा। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, स्क्रीनशॉट रख सकते हो जिससे आप इजीली इन वैल्यूज को समझ सको। ये मैंने स्क्रीनशॉट के लिए रेडी कर दिया, तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा।
ओके, अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है। तो देखो, सबसे पहला काम हमारा किसी भी कंपाउंड के बारे में, जब भी हम कोई स्पेक्ट्रम देखते हैं, जैसे ही आपके सामने ये स्पेक्ट्रम आए इस तरह का, तो आपका जो सबसे पहला काम है वो ये होता है, एक ग्रुप है इसमें, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। इसको हम इधर ले लेते हैं, ये ग्रुप क्या है, इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। तो सबसे पहला काम होता है हमारा इस कार्बोनिल ग्रुप के बारे में पता लगाना कि ये प्रेजेंट है या नहीं। अगर ये प्रेजेंट है तो बहुत सारी और जो चीजें हैं वो हमारे सामने क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। तो एक होता है ना कि हम शुरुआत कहां से करें। तो जब भी आप स्पेक्ट्रम देखो तो इस कार्बोनिल ग्रुप का जो स्ट्रेचिंग पीक है वो आप सबसे पहले देखोगे, और इसका जो पीक है, अब आप बोलोगे देखो अभी कि सर आपने ऊपर तो जो है वो 1715 सेंटीमीटर इनवर्स फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, और यहां आप बता रहे हो कि साहब आपको ये जो पीक देखनी है वो देखनी है ये 1820 से लेकर के और 1660 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में ये पीक आती है। अब आप बोलोगे साहब ऐसा क्यों कर रहे हो आप, एक तो आपने बोला कि यहाँ पे सीओ जो है वो 1715 पे देता है, और यहाँ आप बता रहे हो कि कार्बोनिल ग्रुप के जो पीक आएगी वो इसके बीच में आएगी। देखो एग्जैक्ट कभी नहीं आता, पहली चीज तो ये ध्यान रखो, ये हमने वो बताया जो ज्यादातर कंपाउंड्स में इसके आसपास देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो पहली चीज, दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि ये जो कार्बोनिल है, ये कार्बोनिल अकेला एक में नहीं है, इसके आसपास का जो एनवायरमेंट है वो कैसा है। आसपास का एनवायरमेंट मतलब, आसपास का एनवायरमेंट से मेरा मतलब है कि साहब मान लो कि ये कार्बोनिल ग्रुप आपके पास में है, अब इसके आजू बाजू भी तो कुछ होगा, इसके आजू बाजू भी तो कुछ लगा होगा। अब देखो इसके आजू बाजू क्या हो सकता है, इसके आजू बाजू हो ये सकता है कि मान लो कि यहां पर एक CH3 ग्रुप जुड़ा हो और यहां पर भी CH3 ग्रुप जुड़ा हो, तो ये क्या हो गया, ये तो कीटोन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर ये CH3 ग्रुप यहां ना जुड़ा होकर के अगर ये क्या होता, OH ग्रुप जुड़ा होता, तो ये तो एसिड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में तो बहुत अंतर है। तो जो भी चीज यहां पर जुड़ी होगी, या फिर जरूरी नहीं है कि यहां पर ये हो, यहां पर इस तरह से ये भी हो सकता है, तो ये एनहाइड्राइड हो गया, और ये एनहाइड्राइड भी नहीं हो, यहां पे क्या हो सकता है, ये NH2 हो सकता है, ये एमाइड हो गया। तो मेरी बात आप समझ पा रहे हो कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसके आजू बाजू क्या जुड़ा हुआ है, वो भी इसकी स्ट्रेचिंग को, इसकी जो वाइब्रेशन स्ट्रेचिंग है उसको प्रभावित करेगा या उसके वाइब्रेशंस को प्रभावित करता है। मेरी बात समझ में आई। तो इस तरह से सबसे पहला काम जो हमारा होता है वो ये देखना कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये कहां पर अपना स्ट्रेचिंग दे रहा है। तो ये इस रेंज में देखने को मिलेगा आपको, क्यों, क्योंकि इसके साथ कुछ और भी जो यहाँ है वो कुछ और भी जुड़ा हुआ होगा, और वो जो भी चीज जुड़ी हुई है उस पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहला काम आपका ये हो गया। अगर आपको कोई पीक मिल जाती है तो आपको क्या करना है, मान लो कि आपको 1820 से और 1660 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में कोई पीक मिल जाती है, तो अब आपका सबसे पहला काम होगा ये देखना कि साहब इसमें ये एसिड तो नहीं है। एसिड का मतलब ये है कि इसके बाद में ये OH तो नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है ना। ये जो OH है ये तो नहीं जुड़ा हुआ, अगर ये जुड़ा हुआ होगा अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है तो आपको क्या होगा, आपको एक पीक मिलेगा करीब करीब 3400 से लेकर के 2400 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में, ठीक है। तो बजाय मैं इसको इधर लिखने के मैं यहां नीचे लिखता जाऊं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग नोट भी करते रहना और आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आता रहेगा, ठीक है। अब यहां पर भी वैसे आप देख सकते हो कि ये मैंने CO ग्रुप बताया हुआ है, और इसके बाद में अगर वो एल्डिहाइड है या वो कीटोन है, कार्बोक्सिलिक है, एस्टर है, एमाइड है, एनहाइड्राइड है, एसिड क्लोराइड है, वो किस तरीके का है वो वहां पर आपको इससे ही पता चल जाएगा।
कि अगर वहां पर ये जो ग्रुप है यहाँ पर हाइड्रोजन हो तो जाहिर सी बात है वो एल्डिहाइड हो जाएगा। अगर वो एल्डिहाइड हुआ तो आप देख लो उसकी पिक यहाँ पर भी देखने को मिलेगी कहीं ना कहीं। एल्डिहाइड अगर है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कार्बोनिल ग्रुप जो वो है वो एल्डिहाइडिक कार्बोनिक ग्रुप है। और अगर यहाँ पर CH3 हुआ तो आपको पता चल जाएगा कि साहब वो कीटोन होगा, और कीटोन होगा तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि 1725 से और 1705 जो सेंटीमीटर इनवर्स है उस फ्रीक्वेंसी पर भी आपको एक दूसरी पीक भी मिलेगी जो स्ट्रॉन्ग पीक होगी। ये भी ध्यान रखना कि आप कैसी पीक यहाँ पर मिल रही है, स्ट्रॉन्ग मिल रही है या वीक मिल रही है या मीडियम मिल रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आप सबसे पहला काम आपका ये होता है कि कार्बोनिल ग्रुप को देखना, और वो अगर प्रेजेंट है तो फिर आप दूसरा काम ये देखोगे कि वो एसिड तो नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड, वो एमाइड तो नहीं है, वो ईस्टर तो नहीं है, वो एनहाइड्राइड तो नहीं है, ठीक है ना, या वो किसी तरह का कोई एसिड क्लोराइड तो नहीं है। इनकी पीक्स आपको यहां से मिली जाएगी। ओके, तो ये काम हो जाता है आपका। अब आगे चलते हैं। मान लो कि आपने देखा कि साहब जो सी डबल बॉन्ड ओ की जो पीक है जो 1820 से 1660 सेंटीमीटर इनवर्स पर आ रही थी वो नहीं आ रही, वो वहां पे प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि मान लो कि यही हमने देख लिया। अब यहां पर वो जो मैंने अभी आपको जो बताया कि साहब वो पीक आनी चाहिए आपकी 1820 से 1660 के बीच, अब यहां पर है ही नहीं। अगर मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज करूं, ये देखो, अब इसमें आपको कोई पीक दिख रही है क्या जो 1660 पर हो? ये देखो, ये 1660 है, इधर ये 1660 खाली है, और 1820, ये 1660 से 1820 का ये जो पोर्शन है ये खाली है। इसका मतलब क्या है कि ये वो जो कंपाउंड है उसमें कार्बोनिल ग्रुप है ही नहीं, ठीक है। तो इससे आप श्योर हो जाओगे अगर कार्बोनिल ग्रुप नहीं है इसमें, तो इससे आप क्या श्योर हो गए? इससे आप श्योर हो गए कि ये एल्डिहाइड भी नहीं हो सकता, ये कीटोन भी नहीं हो सकता, ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं हो सकता, ईस्टर भी नहीं हो सकता, एमाइड, एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड कुछ भी नहीं होगा इसमें से, है ना। तो देखो इसका फायदा क्या हुआ कि एक पीक से आपको इतने सारे कंपाउंड्स के बारे में पता चल गया कि ये तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो अगला काम क्या होता है? अगला काम होता है कि अगर ये ग्रुप एब्सेंट है तो ये पीक नहीं आने वाला। तो अब जब ये नहीं आएगा तो अब क्या करना है साहब? अब करना ये है, दूसरे नंबर पर आता है कि आप सबसे पहले ये देखो OH ग्रुप का जो पीक है, जो OH जो स्ट्रेचिंग है वो तकरीबन 3300 से 3400 के एंगस्ट्रॉम के बीच में आती है। वो वहां प्रेजेंट है या नहीं है? एक ब्रॉड बैंड मिलता है। इसका कैसा बॉन्ड मिलता है? ब्रॉड मिलता है, एक ब्रॉड बैंड, BROAD, ब्रॉड बैंड। अब ब्रॉड बैंड का मतलब आप बोलोगे साहब ब्रॉड बैंड, अब ये क्या नहीं बोला है? तो देखो कुछ पीक्स तो आएंगे इस तरह के शार्प, और कुछ पीक आएंगे ऐसे। तो इस तरह के जो बैंड्स होते हैं इसको हम बोलते हैं ब्रॉड। ये इतनी चौड़ाई का है, और ये जो है ये बिल्कुल देखो पीक दिखाई दे रही है इसकी, है ना, पिन जैसी। तो इस तरह का ब्रॉड बैंड अगर आपको देखने को मिलता है तो आप ये समझ जाओ कि 3400 से और 3300 के बीच में अगर ये मिल रहा है तो साहब वो एल्कोहल हो सकता, उसमें OH ग्रुप हो सकता है। अब वो OH जो है वो दो तरह का होगा। कैसे? कि या तो वो CH3OH होगा, और या फिर वो क्या होगा, ये बेंजीन पर लगा हुआ OH होगा। तो ये तो कहलाएगा अल्कोहल और ये कहलाएगा फिनॉल, ठीक है। तो उससे आप पता लगाओगे कि साहब ये 3400 से 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पर ये पीक मिल रहा है या नहीं। अब ये जो पीक आता है आपका जो OH के लिए है, इसको आप कंफर्म करोगे। इसको आप कंफर्म करोगे किससे? इससे, ये जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का है ना, क्योंकि अगर एल्कोहल है, जैसे मान लो कि ये आपके पास में एल्कोहल है साहब, ये एल्कोहल, तो भाई यहां पर कोई ना कोई CH3 CH2 ये कोई ना कोई एल्किल ग्रुप तो होगा। तो इसका मतलब ये OH ग्रुप जो है इसके पास में ये CO ग्रुप भी है, ये OH ग्रुप है तो CO ग्रुप भी है, तो ये CO ग्रुप भी होना चाहिए। और ये जो CO ग्रुप है ये आपको कंफर्म करेगा कि साहब ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब इसको कहां देखोगे? इसको देखोगे 1300 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स पर। अगर ये 1300 से 1000 इनवर्स पर ये आ रहा है और ये OH वाला भी आ रहा है जो 3300 से 3400 से 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पर आ रहा है, तो आप श्योर हो जाओगे कि साहब इसमें से जो फिनॉल है और जो अल्कोहल है उनमें से कोई ना कोई
होना चाहिए, है ना, एक कंफर्म हो जाते हो। अब साहब आप देखो कि साहब ना OH का आ रहा है और ना ही CO का आ रहा है, तो आप अगले पे चले जाओ, फिर आप देखोगे कि वो एमीन है या नहीं, तो आप एमीन के लिए चेक करोगे, तो एमीन के लिए चेक करोगे तो आप देखोगे कि जो NH जो NH की जो स्ट्रेचिंग आती है वो करीब करीब स्ट्रेचिंग आती है 3400 पर। ये NH की जो स्ट्रेचिंग आती है वो आती है 3400 सेंटीमीटर इनवर्स पर। अब आप बोलोगे साहब आप बोलते कुछ और हो और दिखाते कुछ और हो, बोल आप रहे हो 3400, यहाँ लिखा हुआ है ये। तो देखो ये मैंने आपको बताया था कि एक रेंज फिक्स नहीं, एक रेंज होती है, कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता, ठीक है ना, लेकिन इसके साथ में हमें दूसरी चीजें भी देखनी पड़ती हैं। क्लियर? तो ये जो NH स्ट्रेचिंग लिखी हुई है ना, वैसे भी आप देखो यहां पर ये प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और एमाइड्स होते हैं, ये CONH2 ये एमाइड्स हैं, तो इसके लिए भी NH आएगा, जो सिर्फ NH2 है एमीन उसके लिए भी आएगा। अब ये प्राइमरी वाला भी हो सकता है, सेकेंडरी वाला भी हो सकता है, तो ये पूरी रेंज इस वजह से लिखी हुई है और मैं आपको यहां पर सिंपली बता रहा हूं, क्लियर, कि अगर वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एमीन है, वो एमाइड नहीं है, 3400 सेंटीमीटर इनवर्स पर उसका पीक आएगा। ओके, और वो भी कैसा पीक आएगा, यहां देखो मीडियम पीक आने वाला है, ठीक है, सो मीडियम पीक हमें वहां देखने को मिलता। अच्छा, अब आपने ये सब देख लिया कि सब कार्बोनिल ग्रुप है या नहीं, उससे जुड़े हुए जितने भी एसिड, ईस्टर, एनहाइड्राइड, एमाइड, एसिड क्लोराइड, ये सारी की सारी चीजें देखी। उसके बाद आपने देखा कि अल्कोहल और फिनॉल वाला जो OH ग्रुप है वो है या नहीं, उससे फिर आपने कंफर्म किया कि CO जो बॉन्ड है उसका यहाँ पर बैंड आ रहा है या नहीं। इनमें से भी अगर कोई आपको नहीं मिलता है तो आप अगला देखोगे कि ईथर ग्रुप है या नहीं। अब ईथर क्या होता है, ईथर होता है ROR, मतलब एल्किल ग्रुप, ऑक्सीजन और एल्किल ग्रुप। ये जो अब ये यहां पर जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन वाला, इस बॉन्ड को हम ईथरिक ग्रुप भी बोलते हैं, CO। तो यहाँ पे हमें अगर ईथर्स हैं तो CO आपको जो स्ट्रेचिंग है वो मिलनी चाहिए। और CO स्ट्रेचिंग कहां मिलती है, अब देखो CO स्ट्रेचिंग मैंने आपको बताई थी कि वो मिलती है आपको 1300 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स पर। लेकिन ये CO स्ट्रेचिंग दो तरीके से होती है, कहां कहां देखो, एक तो हो सकती है कि भाई OH के साथ भी तो हो सकती है, और एक हो सकती है ईथर के साथ, है ना, ईथर के साथ होगी तो यहाँ कार्बन होगा, तो इधर भी CO बॉन्ड और इधर भी CO बॉन्ड, और यहां पर आप देखोगे तो यहाँ CO बॉन्ड और यहाँ OH बॉन्ड। तो अगर ये OH बॉन्ड भी प्रेजेंट हुआ तो आपको पता है 3300 मतलब 3400 सेंटीमीटर इनवर्स से 3300 सेंटीमीटर इनवर्स की OH की पीक आएगी, जो मैंने अभी आपको बताई थी यहाँ, ये वाली। अगर ये एब्सेंट है और फिर भी 1300 से और 1000 सेंटीमीटर इनवर्स पर पीक आ रही है तो आप कह सकते हो कि वो ईथर की पीक है। लेकिन CO जो ईथर है उसकी भी पीक आ रही है, और यहां पर एल्कोहल की जो पीक है 3400 के आसपास, 3300-3400 सेंटीमीटर इनवर्स पर, वो भी आ रही है, तो आप ये कहोगे फिर वो ईथर नहीं है, वो क्या है, वो फिर एल्कोहल है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे एक कंफर्म एक जो डिफरेंस है वो बताया कि CO जो हमारे पास में है, ये CO ये अगर अकेला आता है तो आपको ये 3300 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक स्ट्रॉन्ग पीक देगा। लेकिन अगर ये किसका है, एल्कोहल का है, इसके साथ में एल्कोहल का OH भी जुड़ा हुआ है, तो आपको 3400 से 3300 की एक पीक एक्स्ट्रा मिलेगी। उससे आप ये पता लगा लोगे कि साहब ये ईथर नहीं है, एल्कोहल है। और अगर वो पीक नहीं आती 3300 से 3400 पे तो आप ये बता दोगे कि साहब ये यहाँ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, वो सिर्फ क्या प्रेजेंट है, ईथर प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्बन का ही ग्रुप कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो ये आपके पास में सिर्फ और सिर्फ इस 1300 से 1000 पर आएगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? ओके, अब ये सब चीजें आप अगर देख लेते हो तो अगली एक चीज होती है जिसको आप देखते हो कि साहब वहां पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड वाला कोई पीक है या नहीं।
अब वो कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड है वो दो तरीके से हो सकता है बेटा, या तो वो एल्कीन का हो सकता है, एल्कीन्स होती है ना डबल बॉन्ड वाली, और या फिर क्या हो सकता है वो बेंजीन हो सकता है, एरोमेटिक। यहाँ पे भी तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ये, है ना। और ये एल्कीन्स जो सिंगल चेन मतलब स्ट्रेट चेंज वाले जो कंपाउंड्स होंगे उनमें भी हो सकता है। तो अगर कार्बन कार्बन की वीक एब्जॉर्प्शन आती है कहां पे, 1650 सेंटीमीटर इनवर्स पर, ठीक है ना। और तो आप इसे क्या बोलोगे कि साहब ये एक पीक जो है वो आपकी एल्कीन्स के लिए है। लेकिन अगर कितनी थी वो, 1600 से 1450 सेंटीमीटर की एक एडिशनल पीक भी मिलती है, एडिशनल मैं बोल रहा हूं, एक एडिशनल पीक जो मीडियम टू स्ट्रांग होती है, ये मीडियम टू स्ट्रांग ऐसा लिखेंगे, मीडियम टू स्ट्रांग, वो मीडियम भी हो सकती है और वो स्ट्रांग भी हो सकती है। तो हम वहां पर क्या कहेंगे, इसको देखो, इसको यहां से समझो, ये देखो एल्कीन की जो पीक आ रही है वो 1680 से 1600 के करीब है, जबकि ये एरोमेटिक की जो पीक है वो अलग है, 1600 और ये 1475, है ना। दो पीक्स यहां पर मीडियम टू वीक आती हैं। तो इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि वो जो रीजन है, वो जिस रीजन में पीक आ रही है वो एल्कीन्स वाली है या वो एरोमेटिक का जो बेंजीन है उसकी है, ठीक है। अच्छा, अब चाहे एल्कीन हो या हमारे पास में बेंजीन हो, इसमें CH पीक भी होनी चाहिए, ये जो पीक है वो भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने यहाँ पर एल्कीन लिखा हुआ है तो ये एल्कीन में ये CH बॉन्ड भी तो है, तो ये CH की जो पीक है, ये जो पीक है ये CH की पीक भी आएगी। और बेंजीन अगर आपने लिखा हुआ है तो देखो बेंजीन में भी ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन, तो इसकी भी पीक है। तो ये जो CH पीक है वो एल्कीन्स और जो एरोमेटिक हैं बेंजीन वगैरह के, इन एल्कीन्स और एरोमेटिक कंपाउंड दोनों में मिलेगी। लेकिन आप कंफर्म कैसे करोगे कि वो जो डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एरोमेटिक का है या एल्कीन का है? तो उसे कंफर्म इस तरीके से करोगे कि ये जो CH पीक है ये आपको कंफर्म करके देगी कि वो जो पीक है वो किसकी है, ठीक है ना। तो अगर आपको एरोमेटिक का CH अगर वहां पे आप ये कहो कि साहब बेंजीन है वहां, ये मैं कहता हूं बेंजीन है, तो अगर वो बेंजीन हुई तो एक एडिशनल पीक 3000 सेंटीमीटर इनवर्स से ज्यादा पर, 3000 सेंटीमीटर इनवर्स से ज्यादा पर एक पीक अगर मिलती है तो आप जाहिर सी बात है सीधा पता लगा लेना कि ये जो कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड का ये जो पीक मुझे यहाँ पे जो मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है, बेंजीन की वजह से मिल रहा है। लेकिन अगर ये जो CH पीक है ये 3000 सेंटीमीटर इनवर्स से कम पर आता है, ये तो ज्यादा हो गया और ये हो गया कम। अगर ये कम पर आता है तो आप ये पता लगा दोगे या कह दोगे कि वो जो स्ट्रेचिंग है वो किसकी है, वो एल्कीन की स्ट्रेचिंग है। मेरी बात समझ में आ गई? तो इस तरह से आप यहाँ पे एल्कीन्स एल्कीन्स और जो एरोमेटिक बेंजीन है उसका पता लगा सकते हो। इस तरह से एक होते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले। अब ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में भी हो सकता है और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में भी हो सकता है। तो अगर कार्बन नाइट्रोजन के बीच में होता है तो एक मीडियम पीक आता है। कार्बन नाइट्रोजन के ये जो कार्बन है और ये नाइट्रोजन है, अगर ये ये वाला कार्बन नाइट्रोजन के बीच का अगर आपके पास में है तो तकरीबन ये 2260 से 2240 के करीब का एक पीक आपको देता है। और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का है तो देखो मैंने यहाँ पे भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का लिखा हुआ है जो 2150 पर देगा, या यहाँ पर आप देख लो ये 2250 से 2100 के बीच में देगा, है ना। एक रेंज यहाँ पे दी हुई है, तो ये पीक भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। अब इनमें से कोई और भी पीक नहीं मिल रहा है या कुछ नहीं मिल रहा, तो आप एक चीज वहां पर देखने लग जाते हो कि साहब वो नाइट्रो ग्रुप तो नहीं है। ये जो नाइट्रो ग्रुप आपको दिख रहा है, ये जो नाइट्रो ग्रुप दिख रहा है वो नाइट्रो ग्रुप तो नहीं है। तो नाइट्रो ग्रुप हमेशा दो स्ट्रॉन्ग पीक्स देता है। एक पीक देगा तकरीबन कहां पे, 1600 से 1530 पर। ये 1550 लिखा हुआ है लेकिन 1630 से 1530 पर देता है। मैं इसको यहां पे लिख देता हूं कि साहब ये देता है 1600 से 1530 पर। और इसका जो दूसरा पीक आता है वो दूसरा पीक आता है 1390 से 1300 पर।
तो 1390 से 1300 सेंटीमीटर इनवर्स पर वो पीक आता है। अब इन वैल्यूज से देखो आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये रेंज आपको अलग अलग बुक में थोड़ा बहुत अंतर के साथ में मिल जाएगी, एग्जैक्ट नहीं है। क्योंकि एग्जैक्ट इसलिए नहीं है कि कोई देखता है तो उनका एक उन्होंने कहा हुआ कि साहब ये यहाँ से यहाँ तक मिलता है, कोई दूसरे जो लोग हैं जो इसके एक्सपर्ट्स हैं वो देखते हैं कि वो नहीं साहब यहाँ से यहाँ तक है। इसलिए थोड़ा सा कुछ डिफरेंस इसमें 10 15 20 सेंटीमीटर इनवर्स का हो सकता है, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल जो चीज है वो आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। तो नाइट्रो ग्रुप अगर आपका प्रेजेंट है तो आपको दो पीक्स मिलेंगी, एक पीक मिलेगी आपको 1600 से 1530 सेंटीमीटर इनवर्स पर, और एक पीक मिलेगी आपको 1390 से 1300 सेंटीमीटर इनवर्स पर। अब इनमें से कोई भी पीक नहीं मिल रही साहब, ना तो कार्बोनिल की पीक मिल रही, ना आपकी जो अल्कोहल है उसकी पीक मिल रही, ना एमीन की, ना एमाइड की, ना ईथर की, ना डबल बॉन्ड, ना ट्रिपल बॉन्ड, ना नाइट्रो, कोई भी, इतने सारे मैंने यहाँ पे आपको बताए, कोई पीक नहीं मिल रही। तो फिर समझ जाना कि अब देखो इसमें ये सल्फर वाले भी हो सकते हैं, इसकी भी मैंने इसमें लिखी हुई है। तो बेसिक मेन बात ये है कि आपको इसको स्टडी करना है, इसको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। ये थोड़ा गंदा हो गया, लेकिन इससे पहले वाले जो जगह होगी वहां पे जब ये साफ है उसका स्क्रीनशॉट लेकर के, और या फिर आपकी बुक्स हैं ही, बुक्स में भी लिखा होगा। तो मैं यहाँ पे कहने वाला था कि ये कुछ नहीं मिल रहा, ये जितनी भी मैंने अब तक आपको बताई, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई पीक नहीं मिल रही तो इसका मतलब मेजर पीक मिलनी चाहिए। जो वो कंपाउंड कैसा होगा, वो सिर्फ हाइड्रोकार्बन, वो क्या है, सिर्फ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं सिंपल हाइड्रोकार्बन्स, जहां पे कार्बन 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 इसकी चेन चलती जाएगी, और इसके पास में क्या जुड़े होंगे, हाइड्रोजन्स जुड़े होंगे। तो ये सिंपल हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पर कोई भी दूसरे टाइप का ग्रुप है नहीं। और मैंने आपको बताया था कि कार्बन कार्बन की जो स्ट्रेचिंग है वो हम कोई इंटरप्रिटेशन के लिए कोई इंपॉर्टेंट मानते नहीं है। तो यहाँ पे जो सबसे जो बड़ी चीज जो आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपको CH स्ट्रेचिंग। और ये जो CH स्ट्रेचिंग है बहुत ही सिंपल टाइप का एक स्पेक्ट्रम मिलेगा, जिसमें कोई पीक नहीं होगी, सिर्फ एक पीक आपको देखने को मिलेगी जो मेजर होगी, जो CH स्ट्रेचिंग की होगी, जो कहां पर होगी, करीब 3000, ये देखो आप 2850, ये 3000 से 2850 सेंटीमीटर इनवर्स पर होगी एल्केन के लिए, है ना। अब उस एल्केन में देखो क्या क्या हो सकता है। अब उस एल्केन में जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि मान लो कि एक सिंपल एल्केन में लिखूं तो ये CH2 CH2 CH3 इस तरह का हो सकता है। तो यहाँ पे देखो CH3 अलग है और CH2 अलग है, तो एक CH2 के साथ में बेंडिंग भी तो दिखाएगा ये, है ना। ये बेंडिंग वी शेप में होगा, इधर CH2 होगा, इधर CH3 होगा, तो ये बेंडिंग भी तो दिखाएगा। तो ये जो CH3 की जो बेंडिंग है और CH2 की जो बेंडिंग है, ये भी आपको यहाँ पे इन दो जगहों पे देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर के एक पीक आपको स्ट्रॉन्ग मिलेगा, और अगर उसमें CH या CH2 प्रेजेंट है और वो बेंड है ना, तो वो बेंडिंग दिखाएगा। वो कैसे दिखाएंगे, वो आपको मीडियम पीक्स शो करेंगे। अब मैं समझता हूं कि आप लोगों को बहुत ज्यादा मैंने इतना सब कुछ जो बताया है वो थोड़ा खिचड़ी हो गया होगा, लेकिन ये खिचड़ी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि एक एक मित्र को पकड़ो और उसका नाम पता पूछो, ठीक है। और खाते पीते उठते बैठते सोते जागते कभी कभी इसको सामने रख करके और देखने की कोशिश करो कि हाँ साहब ये क्या है, क्लियर। तो आपको उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन इजीली पता चलती रहेगी, ठीक। अब जो मैं आप लोगों के साथ कुछ जो वो हैं स्पेक्ट्रम्स, इन स्पेक्ट्रम्स को डिस्कस करूंगा, जिससे आपको ये जो जितनी कहानी मैंने आपको इस समय बताई थी इससे पहले, वो कहानी आपको क्लियर हो जाएगी। देखो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या कहा था कि कार्बोनिल ग्रुप का पीक देखो, तो देखो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप का वो पीक आ ही नहीं रहा जो मुझे मिलना चाहिए था। ये एक सिंपल पीक आ रहा है जो मुझे 3000 के आसपास ये शो हो रहा है, 300 के आसपास, सॉरी 3000 के आसपास शो हो रहा है। अब ये जो पीक है वो sp3 जो CH स्ट्रेचिंग है
उसकी वजह से इसमें CH2 और CH3 ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। तो मैंने आपको वहां बताया था कि 2 पीक्स आपको देखने को मिलेंगे। जो मैथिलीन ग्रुप है CH2 का वो 1465 के आसपास ये देखने को मिल रहा है। ये जो है वो 1465 सेंटीमीटर इनवर्स पर देखने को मिल रहा है। और जो CH3 जो मिथाइल ग्रुप है वो तकरीबन आपको 1375 सेंटीमीटर इनवर्स पर देखने को मिल रहा है। अगर आप इसको एनलार्ज करके देखोगे तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो आप लोगों को थोड़ा सा और आसानी होगी। अभी आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, है ना? ये वैल्यूज को आप थोड़ा सा देखना, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। और इसमें एक चीज आपको देखने को मिलेगी, ये लॉन्ग चेन बेंड। अभी आप देखो CH2 मतलब ये क्या है, डेकेन है, मतलब 10 कार्बन इसमें लगातार जुड़े हुए हैं। CH3 CH2 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 8 बार है और फिर लास्ट में जाकर के CH3 है। तो डेकेन है, 10 कार्बन का एक हाइड्रोकार्बन है। तो एक लॉन्ग चेन अगर कहीं प्रेजेंट होती है तो एक लॉन्ग चेन बैंड मिलता है आपको। ठीक है ना? ये तकरीबन 720 सेंटीमीटर इनवर्स पर ये आपको लॉन्ग चेन जो बैंड है वो दिखाई दे रहा है, जो आपको 720 सेंटीमीटर इनवर्स पर दिखाई देता है, जिससे ये पता चल जाता है कि ये जो हाइड्रोकार्बन आपने लिया है ये एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो सिंपल इस तरह से आपको पता चल जाएगा। इस तरह से अगर आपके पास में यहाँ पे नुजोल मिनरल एसिड होगा तो वहां पे भी आप देखोगे कि ये 3000 के आसपास जो है वो CH स्ट्रेचिंग आएगी, CH2 और CH3 की बैंडिंग आएगी सेम उसी तरीके से। और ये लॉन्ग चेन वाला होता है मिनरल ऑयल, आपको पता ही है ऑयल्स जो होते हैं उसमें 15 16 17 कार्बन होते हैं, तो वो बैंड आपको यहाँ पे ये 1720 के आसपास देखने को मिलेगा। अब ये लॉन्ग चेन ना होकर के ये कैसा होता है, ये साइक्लिक चेन होती। अब यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है। ये क्या है, ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब यहाँ डबल बॉन्ड कोई है नहीं। अब ये यहां पर अगर ऐसा है तो क्या होगा, तो होगा ये कि वही CH स्ट्रेचिंग तो इसमें भी है, तो CH स्ट्रेचिंग आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ये मिलेगी 3000 से ज्यादा पे। इनमें जो मिल रही थी वो मिल रही थी 3000 से थोड़ी कम पे। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब इसमें CH3 बैंडिंग होगी नहीं, इसमें जैसे CH3 बैंडिंग देखो मिल रही थी ना, ये लास्ट में CH3 जुड़ा हुआ है, ये लास्ट में CH3 जुड़ा हुआ है, तो बैंडिंग जो है, बैंडिंग आप समझ ही रहे होगे। मैंने जैसा अभी आपको बताया था कि ये CH3, ये CH2, ये CH2, ये CH2, तो ये बैंडिंग ही तो है। ये अगर वाइब्रेट कर रहा है ऐसे, एंगल बदल रहा है, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ठीक है ना, ये अगर हो रही है, ये वाइब्रेशन अगर हो रही है तो ये बैंडिंग वाइब्रेशन है। तो वो यहां पर देखने को नहीं मिलेगी CH2 की बैंडिंग वाइब्रेशन, जिसकी वजह से आप यहाँ पे सॉरी CH3 CH2 की, तो इस वजह से जो CH3 का जो 1375 सेंटीमीटर इनवर्स पर जो पीक आता है वो यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ ये भी CH2, ये भी CH2, ये CH2 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 की बैंडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। और लॉन्ग चेन का भी देखो, यहाँ पे लॉन्ग चेन का जो हमारा 720 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक जो वीक पीक आता था, वो पीक भी आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग चेन है ही नहीं। ठीक है ना, ये तो साइक्लिक चेन है, तो वो बैंड भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप इन जो क्या कहते हैं इनको, जो स्पेक्ट्रम है, IR स्पेक्ट्रम, उनको पढ़ सकते हो। ठीक है, सो ये तो बात थी एल्केन्स की। इसी तरह से आप किनको समझ सकते हो, आप समझ सकते हो एल्कीन्स को। अब देखो एल्कीन्स में अगर आप देखोगे तो एक चीज तो आपको देखने को मिलेगी कि साहब एल्कीन्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो ऐसे होंगे जिनमें CH2 ग्रुप होगा, है ना। तो ये जो CH जो बेंडिंग है, ये वाली जो CH स्ट्रेचिंग है, सॉरी, ये कौन सी वाली है, sp2 वाली, sp2। और यहां पे जो मिलेगी CH, वो क्या मिलेगी, वो sp3 वाली मिलेगी। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि CH जो स्ट्रेचिंग है वो sp2 वाली है या sp3 वाली है, दोनों अलग अलग मिलती हैं, है ना। तो ये देखो sp2 वाली जो CH स्ट्रेचिंग है वो आपको यहां पर मिल रही है, कहां पे, करीब ये तकरीबन 3000 से 3100 के बीच में है कहीं पे। ठीक है ना, तो ये आपको यहां पे देखने को मिलती है। और
जो CH3 स्ट्रेचिंग है CH का, वो आपको वही 3000 के आसपास मिलता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना, वो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। अब मैंने आपको ओवरटोन्स के बारे में बताया था जब हमने एनर्जी स्टेट्स पढ़े थे, वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स पढ़े थे, जहां पर मैंने आपको अलग अलग वाइब्रेशनल लेवल्स बताए थे। ये याद होगा आपको कि इस तरह का होता है और यहाँ इस तरीके के वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं। तो ये 0 लेवल है, यहां से इसमें जाएगा, ये तो हमारा मेन है। और अगर ये जा रहा है तो वो 2 में भी जा सकता है, वो यहां से ग्राउंड में तीसरे में, तो इनको बोलते हैं हम ओवरटोन्स। तो ये जो स्पेक्ट्रम में आपको ये जो पीक मिल रहा है, ये ओवरटोन्स हैं, इनकी वजह से। तो मेन जो पीक आएगा वो इसकी वजह से आएगा, लेकिन ये जो आ रहे हैं ये ओवरटोन्स हैं, ये वीक मिलेंगे आपको देखने को, ठीक है ना। तो ये ओवरटोन्स आपको मिल रहे हैं। ओके, और फिर आपका वही, क्योंकि डबल बॉन्ड वाला कार्बन कार्बन, ये कार्बन कार्बन वाला जो डबल बॉन्ड है वो आपको देखने को मिल रहा है तकरीबन 1600 से 1660। ये अगर आप ये देखो कि 1600 से 1660 के बीच का है कुछ, है ना, 1660 से और 1600 सेंटीमीटर इनवर्स का। तो इस तरह का ये जो CH स्ट्रेचिंग पीक है वो। अब आप बोलोगे साहब इतने सारे दूसरे पीक्स भी तो हैं, तो देखो भैया, सबसे पहले इन छोटे जो बड़े बड़े पीक्स हैं, जो मेन पीक्स हैं, उनको पढ़ना सीख लो। ये छोटे पीक्स को हम बाद में पढ़ेंगे, जब आप कभी MSc करने के लिए जाओगे और आपको इन IR स्पेक्ट्रम्स को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर आप इन छोटे छोटे पीक्स को किस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है ना, कैसे बारीकियों से देखा जाता है वो। तो अभी सिर्फ आप क्या जानो, आप इन बड़े बड़े जो पीक्स हैं इनके बारे में जानो कि ये पीक्स क्या हैं। कंफ्यूज मत हो, इन पीक्स से कंफ्यूज मत हो। मैंने आपको जितनी पीक्स के बारे में बताया है ऊपर, उन पीक्स पर ही सिर्फ ध्यान दो, बाकी और किन्हीं चीजों पे ध्यान मत दो। तो ये बड़ी बड़ी जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पे पता लगानी है सिर्फ, है ना। तो ये आपका हेक्सीन है, 1 और 3, 4 और 2 और 2, है ना। तो ये टोटल कुल मिलाकर के क्या हो गया, 6 कार्बन की चेन है और हेक्सीन है, ये 1 हेक्सीन।